दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपके लिए एक बहन की दुख भरी कहानी लेकर के आए हैं। इसमें आप देखेंगे कि 7 भाइयों ने मिलकर के किस प्रकार अपनी बहन का मांस खाया। मित्रों, कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने कहानी पूरी सुनी तो आप अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाएंगे। तो समय को खराब न करते हुए चलिए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए, एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी और संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। अब 7 भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था वो एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए सबसे ज़्यादा प्यार और लगाव था। अब मित्रों, एक दिन बड़ा राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को लेकर के खेत पर काम करने के लिए गया हुआ था। चूँकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी संयोग से हुआ करती थी, सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर ही घर से निकलते थे। मित्रों, इतना ही नहीं, उन 7 भाइयों को जब भी समय मिलता था तो वो शिकार करने के लिए जाते थे और जब घर वापस आते थे तो जंगली जानवर और पक्षियों का शिकार करके लाते थे और फिर घर आने के बाद में बहन जो थी उस मांस को बहुत ही सुंदर ढंग से पकाती थी और सभी मिल बांट करके प्रेम से भोजन करके अपना जीवन यापन करते थे। अब मित्रों, गौर करेंगे, एक दिन 7 राजकुमारों की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने की सोचती है और मन में विचार करती है, आज मैं सरौटी का साग बनाऊंगी जिसको खाने के बाद में हमारे भाई बहुत ही खुश होंगे। और फिर ऐसा सोच कर के वो बहन जो थी जंगल से सरौटी का साग तोड़कर लाती है और बड़े ही प्यार से सरौटी साग की सब्जी बनाने से पहले साग को धारदार चाकू से काटने लगती है। इसी दौरान क्या होता है, वो अपनी उंगली भी काट बैठती है और फिर उसकी उंगली से खून की एक तेज धार निकलने लगती है जिससे उस बहन का पूरा हाथ खून से लथपथ हो जाता है। अब वो राजकुमारी सोचने लगती है कि करूं तो क्या करूं। अगर घर की दीवार से खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और फिर चिंता करेंगे और मन में बहुत दुखी होंगे, और यदि मैं कपड़े से पोंछूंगी तो भाभी समझेंगी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं रजोसला स्थिति से गुजर रही हूँ, और फिर ऐसा सोच कर के वो खाना नहीं खाएंगे। अब मित्रों, ऐसा सोच कर के वो 7 भाइयों की बहन क्या करती है कि जो उसकी उंगली से खून निकल रहा था और जो वो साग बना रही थी वो अपनी उंगली के सारे खून को उस साग में पोंछ देती है और फिर बड़े ही प्रेम से उस खून लगे हुए साग की सब्जी बनाती है। अब मित्रों, जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है। अब तो सभी एक साथ मिलकर के खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर के खाने की जमकर तारीफ करते हैं और वो सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ साग बहुत बार खाया है परंतु आज जैसा साग कभी नहीं खाया। आज तुम्हारे साग में अद्भुत स्वाद है, बताओ ना कैसे और क्या क्या मिला करके तुमने इतना स्वादिष्ट साग बनाया है। मित्रों, पहले तो वो बहन सहम गई, कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरी हाथ की उंगली कट गई है और मैंने अपनी उंगली का सारा खून इस साग में पोंछ दिया है। यदि ऐसा भाइयों को पता चलेगा तो वो मन में बहुत दुखी होंगे। और फिर मित्रों, ऐसा सोच कर के वो बहन जो थी थोड़ा सोच कर के बोलती है, कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसी ही तो बनाई है। अब तो 7 भाई फिर से अपनी बहन से अनुरोध करते हैं कि एक बार बहन वैसा ही साग कल फिर बनाओ। मित्रों, अब वो बहन जो थी अगले दिन फिर साग बनाती है मगर पिछले दिन जैसा स्वाद उस सब्जी में नहीं आता है। अब तो ऐसा ही अनुरोध भाइयों ने 3-4 बार किया
मगर उन भाइयों को वैसा स्वाद नहीं आया जैसा स्वाद पहली बार साग खाने में आया था। अब मित्रों इतना ही नहीं, वो ऐसा स्वाद था जो उनके दिमाग से नहीं उतर रहा था। वो खून लगे हुए साग का स्वाद था जो उनके मस्तिष्क पर बार बार चढ़ रहा था। अब तो मित्रों असलियत जानने के लिए सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद की, तो मजबूर होकर के उस लड़की ने सारी घटना बताई। मित्रों सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा, बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अब ऐसा बोल कर के सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। मित्रों सबसे छोटे भाई को छोड़ कर के बाकी सभी भाइयों ने अपनी बहन को मार कर के उसका मांस खाने के लिए सभी राजी हो गए। अब मांस खाने की सोच कर के उन सभी के मुंह से लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए, इसका आभास बहन को हो गया। मित्रों उधर तो भाइयों का मन अपनी बहन का मांस खाने के लिए ललचा रहा था और उधर बहन को इस बात का आभास हो गया था कि उसके भाई उसका मांस खाने की लालसा रखते हैं। अब मित्रों एक दिन क्या होता है कि सातों भाई शिकार खेलने के बहाने अपनी बहन को लेकर गए और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। और घने जंगल में पहुंचने के बाद में अपनी बहन को एक वृक्ष के ऊपर बैठा देते हैं और झूठ बोलकर कहते हैं कि इस पेड़ पर ही बैठी रहना, इस पेड़ पर रहोगी तो कोई भी जंगली जानवर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकेगा। और इस प्रकार मित्रों वो सातों भाई अपनी बहन को वृक्ष पर बैठा करके जंगली जानवरों के शिकार का बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर तो उस बहन को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वो चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसीलिए वो भी उस पेड़ पर बैठी रही। अब मित्रों गौर करेंगे, वो सातों भाई जो थे अपने अपने धनुष बाणों के साथ में एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से उस पेड़ पर निशाना लगाना बहुत ही आसान था। अब वो सभी भाई अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं और फिर सबसे बड़ा भाई अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगा करके तीर छोड़ता है। तभी वो बहन पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और फिर वो बहन अपने भाई से कहती है, जान से मारना ही है दादा साहब तो तीर को सीधे मेरी छाती पर वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर तो सभी भाई बारी बारी से अपने तीर की धार को तेज करते हैं और अपनी बहन पर निशाना लगा करके तीरों को छोड़ते हैं, मगर 6 भी भाइयों का निशाना खाली जाता है। अब नंबर आता है 7वें भाई का, जो सबसे छोटा था। मित्रों सबसे छोटा भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता था और इतना ही नहीं, वो तीर चलाने में भी निपुण था, मगर वो तीर चलाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत ही लगाव था। मित्रों वो बहन ठीक से जानती थी कि सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई उसका और भाइयों की तरह लालची नहीं है। अब तो 6 भी भाई अपने छोटे भाई पर दबाव डालते हैं और उसे आदेश देते हैं कि तू निशाना लगाने में निपुण है, इसीलिए जल्दी से इस बहन पर तीर चला और इसका शिकार करके आज हम इसका मांस पका करके खाएंगे, और यदि तू तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह तुझे भी हम मार देंगे। मित्रों फिर तो छोटा राजकुमार उदास मन के साथ में तीर को थोड़ा ही धार करके दूसरी दिशा में छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को जैसे ही छोड़ता है तो बहन फिर कहती है, भाई तीर दूसरी दिशा में मत चला, सीधा मेरे सीने को भेद दे। अब तो इतने में ही क्या होता है कि छोटे भाई का जो तीर था सीधा बहन के सीने में लगता है और उसके सीने को भेद देता है। इस प्रकार उस लड़की की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मार पीट करके उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। मित्रों बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने
के लिए 6 भी बड़े भाई मिलकर के सबसे छोटे भाई को जंगल में भेजते हैं और कहते हैं जल्दी से लकड़ी लेकर के आ। यदि तू लकड़ी लेकर के नहीं आएगा तो तुझे भी तेरी बहन की तरह मार दिया जाएगा। अब मित्रों, सबसे छोटा भाई डर की वजह से जंगल में जाता है और किसी तरह से लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करता है, मगर उसके पास में बांधने के लिए रस्सी के 7 टुकड़े थे जिनमें लकड़ियों का बंधना संभव नहीं था। अब वो सबसे छोटा भाई उदास होकर के रोने लगता है और उसकी आंखों के आंसू धरती पर गिरने लगते हैं। आखिरकार मैं इन लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी लाऊं तो लाऊं कैसे? यदि मैं समय पे घर नहीं पहुंचूंगा तो मेरे भाई मुझे भी मार देंगे। अब मित्रों, सबसे छोटा भाई अपनी बहन को याद करके रो ही रहा था, तभी वहाँ पर एक नाग देवता आते हैं और रोने का कारण पूछते हैं। और जब छोटा भाई अपनी आप बीती कहानी सुनाता है तो नाग देवता कहते हैं, मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। अब तो मित्रों, छोटा भाई ऐसा ही करता है और सभी बड़े भाई ये देख करके चकित रह जाते हैं कि रस्सी के छोटे छोटे टुकड़ों से ये इतनी लकड़ी लेकर के कैसे आ गया। अब यहाँ पर गौर करेंगे, जब छोटा भाई लकड़ियों को लेकर के आ जाता है तो 6 भी बड़े भाई और गुस्सा में हो जाते हैं और छोटे भाई को पानी लाने के लिए भेजते हैं और उसको एक घड़ा देते हैं और उस घड़े में 7 छेद कर देते हैं और कहते हैं, इस घड़े में पानी भर करके लाओ। मित्रों, इस प्रकार डर की वजह से छोटा भाई जो था पानी लाने के लिए एक कुआं पर जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है। अब वो छोटा भाई वहीं बैठ कर के सोच सोच करके रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मेरी मारपीट करेंगे। अब मित्रों, ये सारी घटना उस कुएं के पास रहने वाले मेढक, केकड़ा और मछली देख रहे थे और वो सुन भी रहे थे। फिर वो तीनों उस छोटे भाई से पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? तो जब छोटा भाई उस केकड़ा, मेढक और मछली को आप बीती सुनाता है और कहता है, अब तुम ही बताओ कि मैं इस छेद वाले घड़े से पानी कैसे लेके जाऊं, और इतना ही नहीं, मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूं? मैं नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मेरी मारपीट करेंगे। मित्रों, मेढक कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम सभी मेढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं, तुम हमें भी अपने साथ ले चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना। बड़े भाइयों को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। अब तो मित्रों, छोटे भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। अब रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तो बड़े भाइयों से छुपा करके वो अपनी बहन के मांस को दीमक के टहले में डाल देता है और मछली और केकड़े को खाने लगता है। मित्रों, समय बीतने के बाद में जिस स्थान पर छोटे भाई ने अपनी बहन का मांस डाला था उस स्थान पर एक बांस का पेड़ उगता है। अब इस घटना के बरसों बाद में एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांस के पेड़ से गुजर रहा था और वो सुंदर सुंदर बांस को देख करके मन में सोचता है, अगर इतने सुंदर बांस से बांसुरी बनाई जाए तो कितनी सुरीली धुन निकलेगी। अब तो मित्रों, ऐसा सोच करके वो जोगी जो था उस बांस में से एक टुकड़ा काट लेता है और फिर उसकी बांसुरी बनाता है। मित्रों, जब वो उस बांसुरी को बजाता है तो उसमें से इतनी सुंदर ध्वनि निकलती है कि उसको सुनने वाले सभी स्त्री और पुरुष मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब मित्रों, गौर करेंगे, एक दिन वही जोगी बांसुरी को बजाता हुआ उन 7 भाइयों के घर पर पहुंचता है तो जो सबसे बड़ा भाई था वो उस जोगी को काफ़ी धन देता है और कहता है, तू मेरे घर के सामने इस बंसी को बजाना शुरू कर, मैं भी इसकी धुन को सुनना चाहता हूँ। अब मित्रों, इस प्रकार जब बड़े भाई के घर के सामने वो जोगी मुरली को बजाता है तो वो बंसी आवाज़ नहीं देती है और फटी फटी बजने लगती है।
फिर तो बड़ा भाई गुस्से में आकर के उस जोगी की पिटाई करके उसको वहाँ से भगा देता है। और इसी प्रकार वो जोगी उन 6 भी भाइयों के द्वार पर जाता है तो बंसी कहती है, ये मेरे दुश्मन के घर हैं, मैं यहाँ पर नहीं बजूंगी। अब मित्रों गौर करने वाली बात है, अब अंत में वो जोगी सबसे छोटे भाई के द्वार पर जाता है तो वही मुरली बहुत ही सुंदर तानों में बजने लगती है और एक ही बात कहती है, ये तो मेरे भाई का घर है, मेरा भाई सबसे प्यारा भाई, मेरा भाई सबसे छोटा भाई। अब तो बड़ा ही मधुर मीठे स्वर की धुन सुनकर के छोटा भाई जो था मोहित हो जाता है और फिर छोटा भाई जो था उस मुरली के बदले जोगी को सोने की मोहरें देकर के उस मुरली को खरीद लेता है और उसे बड़े ही सम्मान के साथ में विदा कर देता है। अब मित्रों समय धीरे धीरे बीतता है। जो सबसे छोटा भाई था वो किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है और जब घर वापस लौटता है तो क्या देखता है कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब वो छोटा भाई सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी मेरा घर इतना सुंदर नहीं सजाया गया। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछता है कि आज मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। मित्रों जब छोटा भाई नौकरों से पूछता है तो नौकर मना कर देते हैं, तो फिर मन में सोचता है हो सकता है कि भाभी जी ने मेरे कमरे की सफाई की हो, उन्होंने ही कमरे को सजाया हो। अब वो छोटा भाई जब अपनी भाभी से पूछता है तो भाभी भी मना कर देती है। अब तो मित्रों वो छोटा भाई जो था एकदम से आश्चर्यचकित रह जाता है कि आखिरकार मेरे कमरे को इतने अच्छे ढंग से सजाने वाला कौन है। अब तो एक दिन छोटा भाई सच्चाई का पता लगाने के लिए कि मेरे घर की सफाई और साज सज्जा कौन करता है, इतने सुंदर ढंग से कौन सजाता है, वो काम पर जाने का झूठा बहाना करता है और सभी से कहता है कि मैं काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मगर वो बाहर नहीं जाता है और पुनः घर में आकर के चुपचाप छुप जाता है। अब मित्रों कुछ समय के इंतजार के बाद में वो छोटा भाई क्या देखता है कि उस मुरली के अंदर से एक खूबसूरत लड़की निकलती है जो कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई करती है और वापस फिर उसी बंसी में समा जाती है। मित्रों ये सब देख कर के उस छोटे भाई की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, चूँकि उस लड़की की जो शक्ल थी वो उस छोटे भाई की बहन जैसी थी। अब तो छोटा भाई अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाता है और जैसे ही वो सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म करके वापस बंसी में समाने वाली होती है, तभी वो भाई एकदम से बाहर आकर के उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उस मुरली को हमेशा के लिए जला देता है, जिसके बाद में छोटे भाई की जो बहन थी हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और फिर दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। मित्रों इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता एक ही है, वो रिश्ता भाई बहन का है। मुझे पूरा विश्वास है इस कहानी को सुनने के बाद में भाई बहन के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। तो यदि एक बहन की दुख भरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।